तीसरा चैप्टर क्या है बच्चों आप लोगों का? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम लोग वास्तविक संख्या को पूरा पढ़ लिए और बहुपद देख लिए। ये तीसरा चैप्टर है जिसमें से हम लोग 6 चैप्टर है, इसमें 6 प्रश्नावली है। इसमें हम लोग तीसरा प्रश्नावली से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। 3.1 3.2 को अभी रख रहे हैं। जब ये 6 तक हम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बैक आएंगे 3.1 और 3.2 पर, क्योंकि 3.1 पे ग्राफ है, 3.2 में भी क्या है, ग्राफ है। तो पहले ग्राफ ही बता दिया जाए। तो पहले बताने के लिए हम बता सकते हैं, तो पहले ही भारी बता देंगे तो और तुम लोग को मुश्किल लगने लगेगा। तो इसीलिए सबसे आसान हम जो लग रहा है वो चीज़ हम कर रहे हैं। तो 3.3 में जो है प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए, इस तरह से प्रश्नावली दिया हुआ, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। और इस बार एग्जाम में, इससे पहले वज्र गुणन विधि से पूछता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन आया है। तो उम्मीद रखिए कि अगले साल भी अगर आए प्रतिस्थापन विधि से तो कैसे क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, तो समझेंगे प्रतिस्थापन विधि। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते किनको है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तो किनको कहते हैं बच्चों? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर तो जानते ही हैं, चर कितने होंगे? चर होंगे एक्स और वाई, क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। ए बी चर कहलाते हैं। इस तरह से दो गो चर होंगे। इसमें कितने चर होंगे? दो। एगो एक्स होगा, एक वाई होगा। इनके आगे में कुछ ना कुछ संख्या होगा, उसको हम a1 मान लेते हैं। इनके आगे में जो संख्या होगा b1, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 यहाँ पे कुछ एकदम कांस्टेंट संख्या रहेगा, ठीक है ना। बराबर क्या होगा? 0। ये अभी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, केवल एक चर है। एक चर नहीं, दो चर। दो चर वाले क्या है? हाँ, a1 b1 और c1। यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या रह सकती है। क्या 0 हो सकती है? 0 नहीं हो सकती। अगर a का मान a1 0 हो जाएगा तो भाई एगो चर हट ही जाएगा। यानी सब कुछ हो सकता है, लेकिन a बराबर 0 नहीं हो सकता। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 क्या है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। युग्म माने होता है एक साथ दूसरा समीकरण और रहेगा। अब तो समझे, एगो x है एगो y है, तो दो चर रैखिक क्यों है? इनका नाम पड़ गया रैखिक। रैखिक इनकी घात कहते हैं एक होता है। घात हमेशा क्या होगा? एक होगा, एक रहेगा। एक देते हैं हम लोग? नहीं ना देते हैं। ये ऐसे ही होते हैं। इसी तरह से एगो और समीकरण होगा, तो इनको कैसे मानेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इस तरह से दो फॉर्मेट है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c3 बराबर 0, तो इस तरह से इस ऐसे फॉर्मेट पे कोई दो समीकरण हो तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किनको कहते हैं, तो तुम इनको बोल सकते हो सीधा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c3 बराबर 0 के रूप में अगर कोई समीकरण है तो उसे हम क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। बच्चों समीकरण कब होते हैं? तो समीकरण बराबर में हमेशा कुछ ना कुछ रहना चाहिए। तो बराबर में इस तरह से रहेगा, तो बराबर में अगर c1 इधर है तो बराबर में 0 ही रहेगा हमेशा। अगर c1 यहाँ पे इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, बराबर में चला जाएगा इधर, तो संख्या तो माइनस में, प्लस में है तो इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस में है तो इधर जाएगा तो। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण दिखेंगे कैसे। तो ऐसे 2x प्लस 3y बराबर हम कुछ प्लस 8 बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। ये रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण है। एक और ले लेते हैं, 5x प्लस है ना 10y माइनस का 3 बराबर क्या? 0। तो इस तरह से हमेशा रहेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे? हमेशा ऐसे फॉर्मेट में रहेंगे। कहिएगा सर a1 b1 c1 कहाँ गया? तो भाई हम बोले ना कोई भी संख्या रह सकता है। तो देखिए a1 कितना है? 2 है। a2 b1 कितना है? 3। c1 कितना है? 8। a2 कितना? 5। b2 -3।
ये हमेशा नहीं सोचिए कि बराबर में हमेशा इधर जीरो ही रहेगा। हाँ, इस साइड वाले को हम इधर भी ले आ सकते हैं। हाँ, क्या प्लस 3, ये हम ऐसे मान लिए हैं एगो समीकरण। जी जी, हम अपने मन से ले लिए। तो समझ में आ गया होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। समझ में आया सभी को? चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली पर, जिसे हमें कौन विधि से हल करना है? हाँ, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो निकाल लो तू लोग प्रश्नावली कितना? 3.3। और हम लोग शुरू से चलेंगे 1 से, ठीक है? देखो तुम लोग सीख ही लो, यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, ठीक है? और बहुत ये चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो खूब मेहनत से पढ़ो, जितनी भी बात बता रहा हूँ समझो, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछना, ठीक है? चलो तो पहला समीकरण लिया जाए। एक में कितने क्वेश्चन है? हाँ, लो किताब दो या समीकरण ही लिखा दो। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर, ठीक है? ये समीकरण दो दिया। अंकिता कह रही थी कि सर हमको गणित ये सब समझ में नहीं आता। कोशिश करें समझने की, ठीक है? मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, दोबारा मौका मिल रहा है आपको समझने के लिए। तो असल प्रतिस्थापन विधि क्या होता है इनको समझेंगे। थोड़ा सा इनका नाम देखते हैं। विधि तो यानी मेथड हुआ, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन है ना? प्रतिस्थापन। हल मतलब होता है हल चलाना नहीं है। हल मतलब यहाँ पे x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा वो निकालना है। जैसे हम लोग अभी बहुपद में शून्यक ज्ञात किए थे ना, शून्यक यानी x बराबर निकालना था। जो x निकला उसी को हम लोग शून्यक कहे। उसी तरह से यहाँ पे जो x और y का मान जो निकलेगा ना वही हल हो जाएगा। प्रतिस्थापन में क्या होता है, नाम ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा नाम है प्रतिस्थापन, है ना? प्रति मतलब होता है, प्रति मतलब होता है एक, है ना? प्रति यानी समीकरण एक से एक तीसरा समीकरण बना दीजिए, दूसरा में रख दीजिए। स्थापन मतलब क्या, इसका स्थान क्या दूसरे में रख दीजिए। ये चीज प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है। एक से एक तीसरा समीकरण बना लीजिए और दूसरे में उनका मान रख दीजिए। या नहीं तो क्या, हम लोग क्या समीकरण एक मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। तो समीकरण एक से हम लोग तीसरा समीकरण बनाए थे। क्या समीकरण 2 ही से नहीं हम ये तीसरा समीकरण बना सकते हैं? तो 2 से बनाएंगे तो किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण किस में रखेंगे? 1 में। तो ये चीज है प्रतिस्थापन का मतलब बच्चों, ठीक है? कि एक हम क्या करेंगे, समीकरण 2 है ना, तो किसी एक में से हम पहले में से या दूसरे में से हम क्या करेंगे, तीसरा समीकरण बना लेंगे और अगले समीकरण में हम रख देंगे। तो इनका नाम क्या हो गया? प्रतिस्थापन। हाँ, चलो देखो ये चीज नहीं समझा तो वो करके दिखाते हैं तुम लोगों को। ये रहा समीकरण 1, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक है? समीकरण 1, इनको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2, इनको समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2। इस तरह से लकीर खींच देते हैं हम लोग। समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। समझ आया सभी को? यहाँ तक हम देखते हैं आसान मुझे क्या है, समीकरण 2 से हम 3 बना लेते हैं। समीकरण 2 से 3 तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ प्लस में आएगा ना। x बराबर क्या होगा? 4 प्लस क्या होगा? 4 हम देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 2 से हम ये 3 बना लेते हैं और 3 का मान हम यानी 1 में रख लेते हैं, तो वो हमें आसान है। इससे पहले हम जो बताए थे समीकरण 1 से हम क्या किए थे, 3 बनाए थे और उस 3 का मान किस में रख दिए थे? 2 में रख दिए थे। तो उससे तो निकालने कुछ बच्चे को आ ही गया होगा, समझ ही गए होंगे। आप देखिए अब दूसरी मेथड हम बता रहे हैं कि आपको 2 से भी निकाल करके तीसरा बनाया जा सकता है। इस 3 का मान हम किस में 1 में रख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 2। तो समीकरण पूरा लिखेंगे, समी दे करके 0 या केवल 2 ही दे सकते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x बराबर निकाल लो, x बराबर निकालो। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर निकालेंगे तो y इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? माइनस में y इधर आ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा कि नहीं? साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
पहले सैन्य बदल दे कि पहले 4 को लिखेंगे? पहले 4, तब इसके बाद में ये समीकरण इनको 3, ये 3 का मान कहाँ रखेंगे? हाँ, समीकरण 1 में रखें। जब हम समीकरण 2 से चले हैं, समीकरण 2 से चले हैं और 3 बनाया है, तो इस 3 का मान हमें कहाँ रखना है? 1 में रखना है। तो लिखेंगे क्या? x बराबर हम 4 + y रख देंगे समीकरण 1 में, x के जगह पे। तो इनको लिखेंगे कैसे? समीकरण 1 में 2 का मान नहीं है, हाँ, समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का, हाँ, 3 का मान, समझा सभी आदमी? समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, तो चलो 3 है क्या? 3 है, x बराबर 4 + y, और समीकरण 1 कहाँ है? तो देखो 1 के पास, 1 के पास आया तो ये पूरा है, 1 है, x + y बराबर 14। हाँ, x से है क्या शुरू में, हम बोल रहे हैं समीकरण 1 में 3 का मान, यानी x के जगह पे कितनी जगह क्या रखना? 4 + y, x की जगह पे क्या रखेंगे? 4 + y, x की जगह रख दिए 4 + y, आगे वो आगे जो चीज है चेंज करेंगे नहीं, सेम वही, +y बराबर 14। समझ में आया सभी को? यहाँ तक समझ में आया? बोलो कि नहीं समझा? अंकिता समझी? आप नहीं ना भारी लग रहा प्रतिस्थापन विधि? आप आतिफ समझ रहे हो? चलिए, बहुत बढ़िया। मिफ्ताहुल, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कि पूछ सकते हैं जिनको नहीं समझ में आया कि हम यहाँ पे समीकरण 1 में 3 का मान रखे हैं, वो क्यों रखे हैं, तो बता ही दिए कि प्रतिस्थापन विधि है। हम समीकरण 2 से 3 बनाए और 3 का मान 1 में रख दिए। ये चीज़ चलना है हम लोगों को पूरे ये प्रतिस्थापन विधि में। आपकी मर्जी हो तो समीकरण 1 ही से क्या बना लीजिए? 3 बना लीजिए, और इस 3 का मान 2 में रख दीजिए। तो हम यहाँ पे 1 से लिखते तब ना हम यहाँ 2 में रखते, हम तो यहाँ पे लिखे हैं 2 से। तो क्लियर है? इतनी उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। चलिए, अब यहाँ से देखिए, अब आसान हो गया। अब ऐसा करने से क्या होता है बच्चों? प्लस यहाँ पे रहता है तो प्लस वाला में रखने से क्या होता है कि माइनस का झोल खत्म हो जाता है। अब देखिए, थोड़ा आंसर तो वही आएगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये आसान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? y और y को जोड़ेंगे तो कितना होगा नरेश? कितना होगा रे? 2y होगा। चल, इधर कितना है? 14, और 4 को इधर नहीं लिखे हैं, इधर आ गया। 4 का साइन बदल जाएगा, कितना बदल जाएगा? क्या आ जाएगा? -4। तो इस प्रकार क्या हुआ? 2y बराबर क्या करोगे? चलो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी हम काट देंगे। तो y बराबर हो जाएगा 10। यहाँ पर गुना है, 2 के साथ y क्या गुना है? गुना वाला चीज बराबर किस साइड आता है? हाँ, तो बट्टे में ले आते हैं, बट्टे में ले आते हैं। चलो 2 आ गया, 2 से कितने बार में? 2 का नहीं आता है रे? 2 पंचे 5 बार में कट गया। तो y बराबर कितना निकला? बोलो, तुम लोग को ये आसान लग रहा है कि इससे पहले जो किए थे वो आसान लगे? माइनस का खत्म हो कर दिया ना झोल। यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा था, हम समीकरण 1 से 3 बनाए थे, तो हम देख रहे हैं इससे आसान है। ठीक है, तो हम करेंगे जिधर हमें आसानी मिलेगी हम वैसे हम चलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो जब y का मान निकल जाए तो x का मान निकालना कितना आसान है। देखो, समीकरण 3 तो हम इसीलिए बनाए हैं कि x बराबर 4 + y, इस y के जगह पे ये 5 रख दे तो 4 है, ये है 5 रख दे तो 5 4 9, x बराबर कितने हो जाएगा? अब बोलने से हो जाएगा, उनको करके दिखाना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे? अरे 2 में का है गधा? समीकरण 3 में, समीकरण 3 में,
समीकरण 3 है ना, 3 में y का मान रखने पर या y बराबर 5 रखने पर कुछ लिख सकते हो। तो y बराबर हम 5 रखने पर लिख दे, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखेंगे 3 में। तो चलिए 3 के पास यहाँ है 3, x बराबर 4 प्लस और y के जब हम बोले 5 रखने पर, तो इस प्रकार से x बराबर आंसर हो गया। अंत में लिख दोगे, हल पूछ रहा था ना, तो हल क्या हुआ, हल हुआ x बराबर 9 तथा आंसर को चेक करने आता है। चलो चेक कैसे करेंगे ध्यान दो। तो हल हमारा ये हो गया, ठीक है। चलो आंसर को जांच करते हैं। यहाँ तक इस प्रकार से बना दोगे, ये तो सबसे आसान है। बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, ये एकदम इजी देता था और प्रतिस्थापन विधि से पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ये नहीं कि नहीं पूछा हुआ है, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन 15 में या इससे पहले किसी साल पूछा हुआ है। इतना इजी समीकरण नहीं दिया है। इस बार जो क्वेश्चन देखोगे थोड़ा सा इसमें आगे में भी कुछ गुणांक लगा हुआ है, ठीक है। तो आंसर चेक कैसे करेंगे हम एगो बता देते हैं, आंसर को कैसे चेक करना है, बाकी लेकिन तुम लोग अब चेक कर लिया करोगे, ठीक है। तो चलो जांच, आंसर को चेक करते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो पहला समीकरण लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। तो इस साइड वाला क्या है, दायां बायां पक्ष, इधर वाला दायां पक्ष, यानी x यानी LHS है ना, LHS में क्या है x प्लस वाई, इसका मान रख करके हमें 14 आ जाना चाहिए। अगर आ रहा है तो सही है। तो देखते हैं हम लोग, LHS है ना, LHS x प्लस वाई है और x का और y का मान रख देते हैं। x बराबर आया 9 प्लस मिलकर कितने, इस साइड वाला आ गया ना, RHS आ गया, ठीक है। वैसे एगो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है और दूसरा को नहीं कर रहा है तो गलती हो जाएगा। दोनों समीकरण को संतुष्ट करनी चाहिए बच्चों, क्या होनी चाहिए, दोनों समीकरण को संतुष्ट होनी चाहिए। तो चलो दूसरा समीकरण देखते हैं संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। x माइनस वाई बराबर कितने, 4। LHS है ना, LHS बायां पक्ष, क्या यहाँ पे हम बायां पक्ष लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलिए x माइनस वाई बराबर 4 लाना है, यानी x का मान 9, y का मान कितना है 5, घटाते हैं इस साइड वाला आना चाहिए। तो इस प्रकार से एग्जाम में जांच करना है। चलिए जांच कीजिए, कुछ आपको बेस बनेगा, समझ विकसित होगी, ठीक है। जांच करते रहना है, एग्जाम में आप यहीं पर छोड़ देंगे। इस प्रकार से अगर बना देंगे, यही है प्रतिस्थापन विधि। दिमाग में क्या रखना है, समीकरण 1 या 2 से किसी में से हम 1 से बनाएंगे 3 तो हमें 2 में रखना पड़ेगा। हम 2 से हम 3 बनाए हैं तो हम क्या करेंगे, 1 में रख देंगे। जब हमें y का मान आ जाएगा तो हम समीकरण 3 में y का मान रखकर हम x का मान निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ गए होंगे। आप अपने से बना के देखिए, इसके बाद हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मत बोलो आप, चलिए देखिए क्या है ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। तुमको नाम में बिगाड़ने में लगा रहता है रे। चलिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कर दिया, चर को हटा दिया। x और y में चर था, इस बार क्या दे दिया, s और t में चर दे दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे s बराबर और t बराबर निकालेंगे। अब ध्यान देंगे सभी आदमी। अब देखिए इसको जो सिंपल फॉर्मेट जो होता है कि ये बट्टा में थोड़ा सा दे दिया, नहीं तो बट्टा में दे दिया तो इसको सिंपल फॉर्म में ले आइए, जैसे दिखता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये तो एकदम ये एक समीकरण दिया हुआ, समीकरण 1 दिया हुआ, लेकिन इनको यहीं पर नहीं मान लेंगे समीकरण 2। अगर मान भी लेंगे तो क्या आंसर गलती नहीं होगा, सही होगा, ठीक है। करने के लिए किया जा सकता है, तो क्या है कर लेते हैं, देखते हैं। नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर लेते हैं। समीकरण इसी को 2 मान लेते हैं।
मुझे पता है कि तुम लोग समझ जाओगे ये चीज़ें। समीकरण इसको 1, समीकरण 2। इस बार ध्यान से सुनना, इससे पहले वाला सवाल में हम लोग समीकरण 2 से हम 3 बनाए थे ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आसान मुझे क्या है, समीकरण 1 से मुझे 3 बना लेना। हाँ, इस 3 का मान हम किस में रखेंगे इस बार? 1 से बनाएंगे 3 तो 2 में रखेंगे, बनाएंगे 2 से 3 तो हम 1 में रखेंगे। ये याद रखना है, इन्हीं का नाम है प्रतिस्थापन। 1 से कोई तीसरा समीकरण रखिए, दूसरे में स्थापन कर दीजिए, रख दीजिए, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? प्रतिस्थापन विधि। अगला विधि हम आप लोगों को विलोपन विधि से हल करना सिखाएंगे। तीसरे नंबर पे वज्र गुणन विधि से हल सिखाएंगे। तो एक एक प्रश्नावली दिया हुआ है, ठीक है। और अंत में है कि यू भी रैखिक समीकरण युग में बदल कर हल करने वाला सवाल सब देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं ना। समीकरण कोई दिक्कत कि भाई कैसे याद रखनी है कि 1 से चलना है या 2 से चलना है? चलेंगे भाई। देख रहे हम माइनस वाला इधर ले आते हैं तो प्लस में एकदम आसान है, और इसमें रख देंगे दूसरे वाला में। इससे यही चीज मैं भी समझा रहा हूँ। ऊपर में माइनस रहेगा तो 1 से चलेंगे, नीचे में माइनस रहेगा तो 2 से चलेंगे। वेरी गुड, ये याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, इसको याद रखेंगे। चलिए, समझ में आया सभी को? समीकरण 1 से ये बात लिख दीजिए, समीकरण 1 से। तो s बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? माइनस का t इधर आ जाएगा, हम s बराबर निकाल लेंगे 3 प्लस t। आया समझ में? ये t है, ये प्लस है, अंतर डिफरेंस दिख रहा है ना रे? है समीकरण कौन सा? तीसरा समीकरण। अब आसानी से हम जब t का मान निकलेगा तो हम 3 में रख करके हम s का मान निकाल लेंगे। चलिए, समीकरण किस में? समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर जो s बराबर आया है 3 प्लस t, वो रखेंगे हम किस में? समीकरण 2 में। 2 में 3 का मान रखने पर तो 2 के पास आते हैं, 2 है शुरुआते में है s बट्टा 3, तो s के जगह पे क्या रखेंगे? 3 प्लस t, अब बट्टा में 3 प्लस यहाँ भी s है, यहाँ t है तो t में न रहेगा, t बट्टा 2 बराबर 6। बोलो समझ में आया? यहाँ तक समझ गया सभी स्टूडेंट्स? चलिए अब क्या करेंगे, तो भाई भिन्न जोड़ पहले कर लेंगे, पहले भिन्न जोड़ करेंगे तब ना टी और टी को जोड़ लेंगे। चलो 3 और 2 का एलसीएम 3 दूना 6 हो गया, प्लस जहाँ रहता है उसके नीचे में लिखना रहता है। 3 से 2 बार में जाएगा तो 2 से गुना होगा दोनों में, ये चीज याद रखेंगे। कितने बच्चे समझते हैं? दोनों में गुना होगा, 2 से गुना होगा 3 में तो 2 तिया 6 प्लस 2 से गुना होगा टी में, याद रखने। चलिए हम एक स्टेप लिख ही देते हैं, अच्छा रहेगा। 2 आया ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 प्लस टी, 2 प्लस टी, 2 प्लस नहीं भाई, 2 इंटू 3 प्लस टी, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2 से जाएगा कितने बार में? 6, 3 बार में, 3 का गुना 2 टी से तो क्या हो जाएगा? 3t। बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना, 3t क्या बोलेंगे? या 3t बोलिए ना, 3 इंग्लिश मीडियम से बोलिएगा। चलिए बोलिए, बराबर 6। कहाँ कटेगा भाई, कोई नहीं कट रहा है। चलिए हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। 2 से गुना कर लेंगे तो 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 इधर आ जाएगा। हाँ 6 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 के क्या हो गया? 36। 6 6 जा 36, वेरी गुड। 2t और प्लस 3t मिलके कितना हो गया? मुंह जाम रख, बोलना नहीं आता है, बोलेगा तब ना क्लियर होगी, कॉन्फिडेंस आएगा।
कहाँ बोल रहा है, एकदम देख रहा है कि सर एकदम पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं। बोल रहे हैं सर। जानते हैं तो आप लोग ही बोलिए, 2t और 3t मिलके कितना हो गया? 6t क्यों नहीं जुटेगा? ये 6 इसमें क्यों नहीं? ये 6 अलग है, इसके साथ जुटेगा नहीं, ये वो इधर आ जाएगा। टी ए वाला ना टी के साथ जुटेगा। 2t और 3t मिलके कितना? 36 में से 6 घटाएगा तो कितने हो जाएगा भाई? ये 5t है ना? 36 में से 6 माइनस हुआ तो 30। यहीं पे काट ले, समझ जाओगे। हाँ, या तो बड़ा बट्टा में लेकर काटे या यहीं से काट ले। तो 5 ऐस नहीं है भाई, ऐस नहीं है, 5 है ये, 5 5 छके टी बराबर कितने? टी निकल गया, टी एगो हल निकल गया, टी बराबर 6। तो हम यह एस का मान कैसे निकालेंगे? समीकरण 3 में टी के जगह पे कितना? 6 रखने पर, 6 रखने पर समीकरण 3 में टी बराबर कितना रखने पर? 6 रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 के पास आ जाएंगे। अब 1 को 2 को भूल जाइए, 3 के पास, 3 यहाँ है, ये वाला है 3, ये पूरा को हम 3 माने। तो s बराबर 3 और टी के जगह पे कितना? अभी भी आसान नहीं लग रहा है तुम लोगों को प्रतिस्थापन विधि? लग रहा है अब अगला क्वेश्चन कर लोगे? तो s बराबर कितना हो गया? 9। तो अंत में हम हल लिख दे। हल क्या सब आया? इसीलिए s बराबर आया, s बराबर क्या आया? 9 तथा t बराबर कितना आया? जांच कर लोगे कि कर दे? तो प्रतिस्थापन विधि यही रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तुम लोग बना पाता है कि नहीं, या आज ही हो पाता है तीसरा भी। चलिए इसको नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए 3.3 का। ये आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग यही तीनों क्वेश्चन को रिवीजन करना। आगे यदि बने तो आगे क्वेश्चन है दशमलव वाला है, रूट वाला है, बट्टा वाला है। आप देखना, कोशिश करना, यदि बने तो बना लेना, नहीं तो मैं फिर से यहाँ 3 तक बता दिया और कल 4 से आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे। देखिए उसमें क्या डिफरेंस है इस बार। देखिए इस बार इसके हल संभव तो है, लेकिन हल इतने संभव है जिनको निकालना ही कोई मेथड ही नहीं दिया है। ये समीकरण को मैं देख पा रहा हूँ कि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। अभी जो हम लोग दोनों समीकरण जो बनाए, समीकरण पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर पहला नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों समीकरण का अद्वितीय हल था, केवल एक ही हल था। x बराबर कुछ ना कुछ एक ही हल आया और एक ही आया, लेकिन इनके अनगिनत हल है, अनेक हल है। तो हम लोग प्रश्नावली 3.1 और 3.2 जो छोड़े हुए हैं बच्चों, इसी में ये सब बातें हम लोग, कब यह अद्वितीय हल होता है, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है, ये चीज़ हम बताएंगे। फिलहाल आपको इसमें इसके हल ही संभव नहीं है तो हम तो निकालेंगे ही नहीं प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें क्या लिख दिया जाए, तो आप लिख देंगे इस प्रकार से। आपको इधर ले आइएगा ना सभी को, इसको इधर ले आइए, ठीक है। 3x माइनस वाई, ये इधर आ जाएगा तो -3 बराबर 0 हो जाएगा। और इन्हीं को एक स्टेप आगे चलेंगे तो 9x माइनस का 3y माइनस का 9 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इनको ये समझो, बराबर हम 0 कर लिए, ठीक है। क्या किया हम? इधर ले आए, बराबर में हम 0 कर लिए, जितनी भी संख्या था ना सबको इधर ले आए। चलो अब तुम देखो a1 बट्टा a2 का अनुपात देखो, a1 बट्टा a2 का अनुपात। हाँ तो a1 तो याद करो, याद करो, हम बताए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, x का गुणांक पहले समीकरण का a1 होता है तो 3, दूसरे समीकरण का x का गुणांक a2 होता है तो 9। कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 × 3, 3 × 9, 1/3। ऐसे ही तुम b1 बट्टा b2 भी निकाल लो,
B1 बट्टा B2, तो माइनस का 1 बट्टा माइनस का 3, माइनस माइनस कट के बन गया क्या, प्लस 1 बट्टा 3, यानी ये दो गो अनुपात बराबर है। तो तीसरा अनुपात भी चेक करेंगे। तीसरा C1 बट्टा C2 देखेंगे, -3 बट्टा -9, माइनस का माइनस कट गया प्लस 3 1 3, 3 3 9, 1 बट्टा 3। हम क्या देख रहे हैं, तीनों अनुपात बराबर हो गया। ये A1 बट्टा A2 भी 1 बट्टा 3, B1 बट्टा B2 1 बट्टा 3, C1 बट्टा C2 1 बट्टा। तो ऐसे स्थिति हो जाए, ऐसा केस हो जाए बच्चों कि तीनों अनुपात बराबर हो जाए, तो इसको लिखिएगा कैसे, तो लिखिएगा चूंकि देख रहे हैं, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर हो गया B1 बट्टा B2 के, बराबर हो गया C1 बट्टा C2 के, ऐसा केस हो जाए, तीनों अनुपात बराबर हो जाए। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में पूछेगा हलों की संख्या बताइए, हल कितने होंगे, अद्वितीय हल होंगे कि अनेक हल होंगे या कोई हल होंगे ही नहीं। तो आप बोलिएगा कि इनके अपरिमित रूप से दिए गए समीकरण के, है ना, दिए गए समीकरण के अपरिमित, है ना, रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। तो अनेक हल है भाई, एक्स के हल कितने होंगे, अनेक होंगे। तो इसको हल कैसे निकालेंगे, हाँ ग्राफ खींच कर निकाल सकते हैं, लेकिन यह प्रतिस्थापन विधि से इनको हल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इनका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आप यहीं पे इतना बात छोड़ दोगे तो आपको जितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे उतने नंबर मिल जाएंगे। खैर ये आपको प्रतिस्थापन विधि से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा थोड़ी देगा, अरे हल वाला देगा ना, जो जिसका हल निकलेगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है, दूसरा अभी तक एग्जाम में कभी नहीं आया है। हाँ तो आने दूसरा नंबर क्वेश्चन समझिए इम्पोर्टेंट रहा, आप आ सकते हैं, ठीक है। तो गणित में हम लोग आज के लिए 3 क्वेश्चन समझे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखे। कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू रहेंगे। आप लोग इतना ही क्या करना, रिवीजन कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, दैट्स ऑल।